आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत राम राम। डॉक्टर अमित शर्मा राम कैसे राम हैं? सर। राम राम बहुत भाई। बढ़िया बॉस, बहुत बढ़िया, बहुत मजे में। चलो, राम राम सर। राम राम भाई, राम 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 जी। राम। राम राम अमित बॉस, राम राम पवन बॉस। राम राम जी, राम राम सबको। राम राम। ओके, तो राम राम भैया। अरे राम 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 राम। राम। चलो, कल का कैंप अच्छा रहा दोस्त? कैंप बहुत बढ़िया रहा, सब बच्चे बहुत खुश थे, सब बहुत बढ़िया रहा। और अगला कैंप 11 मई को है। ओके, 11 मई 2025 को मुरादाबाद हाँ जी, वाला। 2025 को मुरादाबाद वाला कैंप है। चलो, तो हम लिम्फेटिक सिस्टम हमारा शुरू हुआ हाँ था जी, ड्रेनेज सिस्टम। 135 पेज हाँ जी, नंबर पे। हाँ जी। तो इसको ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम्म नगर निगम से भी हमने उस दिन जोड़ दिया। हम्म हम्म और इसमें हमारा ये हो गया था, एसबीएस ऑफ द लिम्फ नोड्स हो गया था अमित। लिम्फ जी। नोड हाँ जी। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, और स्वेलिंग करके लिम्फेटिक्स, हम्म लिम्फ नोड कैंसर, हॉजकिंस डिजीज के रूप में, मैलिग्नेंट लिम्फोमा के रूप में ये हो गया था। तो लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है जीएनएम में भाई ये। तो आज होगा एसबीएस ऑफ द ब्रैंकियल आर्चेज। जी। इससे पहले वाला जो एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द लिम्फ नोड, उसको सेरिब्रल मेड्यूला कंट्रोल कर रही है। पर्पल कलर का फिगर बनी हुई है, उस पे देखो। और ये एसबीएस ऑफ द ब्रैंकियल आर्चेज, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। और जैसे कि उधर ब्रैंकियल आर्टरीज को कर रहा था, ऐसे ही ब्रैंकियल आर्चीज को भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही कंट्रोल करता है। तो इसमें फिगर दे रखी है, ब्रैंकियल आर्चीज, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल दिखा रखा है। एक्टिव फेस में सेल माइनस है और हीलिंग फेस में सेल प्लस होगी। और फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट होगा इसमें। बेसिकली पॉइंट जो याद रखने वाला है बहुत, फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट है जी। इसमें जी। और इसमें हेडिंग है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, cyst on the side of the neck, lateral neck cysts, ब्रैंक्योजेनिक cysts, ये हेडिंग है। इसमें कह रहे हैं, इन कन्वेंशनल मेडिसिन नॉन हॉजकिंस डिजीज इज कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड कैंसर। However, Dr. Hammer has found out that it is not the lymph nodes that are affected with this disease, this disease, rather it is a branchial arches. कन्वेंशनल मेडिसिन ने तो नॉन हॉजकिंस डिजीज को भी लिम्फ ग्लैंड कैंसर के रूप में रखा हुआ है, जबकि हैमर साहब ने ये पाया कि ये तो लिम्फ नोड का यहाँ पे अफेक्टेड हो, अफेक्शन होता ही नहीं है, वो तो अफेक्टेड होती नहीं है इस डिजीज में, बल्कि ये तो ब्रैंकियल आर्चीज होती है यहाँ इस डिजीज में अफेक्टेड। नॉन हॉजकिंस डिजीज में तो द ब्रैंकियल आर्चेज आर एन एंसेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेचर फ्रॉम द एरा ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर्स। ब्रैंकियल आर्चेज जो हैं वो प्राचीन बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रकृति में, जो जब एक्वेटिक क्रिएचर हुआ करता था, ऑर्गेनिज्म, तब। The branchial facilities of fish and amphibians, which are also found in human embryos, develops develop into the gills। ये ब्रैंकियल फैसिलिटीज जो फिश में थी या एम्फीबियंस में है, फिश में है, ये पाई जाती हैं ह्यूमन एम्ब्रायो में भी, और डेवलप इनटू द गिल्स। और यही ब्रैंकियल जो ब्रैंकियल आर्चेज ये फिश में और एम्फीबियंस में गिल्स में डेवलप हो जाती हैं एक तरह से। और इधर इंसान में भी ये पाई जाती हैं एक तरह से। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 6 ब्रैंकियल आर्चेज।
These non-functioning little pipes lie in the central compartment of the mediastinum and reach approximately from the neck to the diaphragm. और ये जो मिलती है इनकी लोकेशन बता रखी है कि नॉन फंक्शनिंग लिटिल पाइप्स होते हैं एक तरह से, और ये लाई करते हैं, ये रहते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द मीडिया स्टाइनम के, और ये पहुंचते हैं अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द नेक टू द डायाफ्राम. इनका एक्सटेंशन वहां से वहां तक है, जो फिगर में भी दिखा रखा है रेड कलर में. दे आर लाइंड विद स्क्वामस एपिथेलियम and react with pain in active phase according to glut mucosa pattern. इनकी जो लाइनिंग होती है ये पाइप्स की, वो स्क्वामस एपिथेलियम से कोटेड रहती है, कवर रहती है, और ये एक्टिव फेज में पेन के प्रति रिएक्शन देते हैं अकॉर्डिंग टू गुलट म्यूकोसा पैटर्न. एक्सेप्ट इन एम्ब्रायोलॉजी और इन कंटेक्स्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, यानी कि ब्रैंकियल आर्च नर्व्स, virtually nothing can be heard in the conventional medicine about these passages. सिवाय एम्ब्रियोलॉजी में जिक्र आने के या फिर इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रेनियल नर्व के रूप में जिक्र करने के, ब्रैंकियल आर्चेज नर्व्स के, virtually nothing can be heard in the conventional medicine about these passages. तो उन दो के सिवाय कन्वेंशनल मेडिसिन में कुछ भी वर्चुअली कुछ सुना नहीं जाता, कुछ कहा वो इसके बारे में कुछ ज्यादा और वो नहीं देते डिटेल या जो भी, बस उनके लिए इनकी वैल्यू एम्ब्रियोलॉजी में और क्रेनियल नर्व के रूप में जिक्र आता है. कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ एन अप्रोचिंग inescapable danger coming towards us and we cannot evade it. फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके पीछे सामने से कोई डर है, एक ऐसा डर जो आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप उससे बच ही नहीं सकते, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी तरफ बढ़ रही है और उसको इवेड भी नहीं कर सकते, ना तो उसको एस्केप कर सकते वहां से और ना उसको सामना कर सकते, उसको उससे लड़ने में सक्षम है एक तरह से. ऐसा डर आपके जीवन में. और एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावरलेसनेस या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावरलेसनेस हो जाएगा, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिपेंडेंट ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल्स एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट. ये पावरलेसनेस का कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है हैंडेडनेस के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, हार्मोन लेवल के रूप में, और प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा है, एक्सपीरियंस क्या लिया है, वहां से भी ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो सकता है. हार्मोन चेंज होने के हिसाब से भी, लाइफ के ये हिसाब से, या ऑर्गेनिज्म में अनएक्सपेक्टेडली हार्मोन लेवल चेंज होने से भी ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो सकता है ना अमित शर्मा भाई? हाँ बिल्कुल सही. बस यहाँ पे बच्चों को ना, जैसे कल भी बात हुई थी, ये छोटे बच्चे भी, ये सब हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका काम क्या थे. ऑर्गन का जैसे यहाँ पर आया तो सबसे शुरुआत में आ गया कि ये गिल्स बनते थे. गिल्स बनते थे मतलब गिल्स एम्फीबियंस में और उसमें क्या नाम है फिशेस में, वो थे रेस्पिरेटरी के लिए. और रेस्पिरेटरी का मतलब आ गया डर से, इसीलिए यहाँ पर फियर भी है. हाँ, रेस्पिरेटरी का मतलब आ गया डर से, रेस्पिरेटरी का मतलब ऑक्सीजन के रूप में आ गया लाइफ से. लाइफ कोई खतरा है सामने से, सामने से है. बिल्कुल. सामने से तो सामने की पैडिंग बढ़ा रहा है, सामने है से तो सामने की पैडिंग बढ़ा रहा है, या तो चोट लगने का डर है तो सामने की पैडिंग बढ़ा रहा है, सांस का डर है तो उस तरह से वहां पर सांस ज्यादा लेना चाह रहा है, इसीलिए एक्टिव फेज में टिश्यू माइनस है. भाई देखो, कोई भी क्राइसिस आती है अमित शर्मा, हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है बॉडी में, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े, हम उसको ओवरकम कर पाए.
उससे लड़ पाए हाँ जी, उस परिस्थिति से। लेकिन जो हाँ हाँ नहीं लड़ पा रहा, उसके साथ कुल मिला के ये एक वेस्टिजियल जो टिश्यू पड़ा है बॉडी ऑर्गन में, है। ये बॉडी इमरजेंसी में इसको एक्टिवेट कर देना चाहती है, हाँ जी। जो कभी काम आता था। ठीक है जी। तो ये हाँ फॉर जी। स्ट्रेंथनिंग वहां हम्म पर्पज है, अगर इसका बायोलॉजिकल मीनिंग समझेंगे आगे। हाँ हाँ जी। हाँ एग्जाम्पल में कह रहे हैं यहाँ फॉर फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल और पावरलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट, कह रहे हैं सी पेज नंबर 111, वहां चलो दे रखा है पीछे। दूसरा है फियर ऑफ कैंसर, किसी ने सामने से कह दिया कि आपको तो फला कैंसर हो गया, फोर्थ स्टेज का या थर्ड स्टेज का, या फिर ना भी स्टेज बताएं, आम आदमी को कह दो कैंसर हो गया, तो उसको दिमाग में अमित शर्मा आता है, अमितपाल भाई, कि अब तो बचा ही नहीं जा सकता इससे, अब तो जाना ही होगा इसकी वजह से, ऐसा डर, जैसे डायग्नोसिस का डर। अमित। हाँ, जैसे या हो जाएगा, हो गया या बंद हो जाएगा, तो तुझे तो कैंसर हो जाएगा। हाँ अमितपाल। यहाँ पे हम्म, वो रूब्रिक सकते हैं भैया, जैसे डिल्यूजन मर्डर्ड विल बी, डिल्यूजन इंजरी रिसीव विल बी, हाँ इंजर्ड बीइंग ऑफ, बिल्कुल अमित शर्मा। हाँ वाले हाँ रूब्रिक बन हाँ जी। सकते हाँ, हैं। ये वही बात है कि इंडिविजुअल ने उसे कैसे परसीव किया उस बात को। हाँ आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे और क्लियर होगा कि ए यंग वोमन डज नॉट लाइक चिल्ड्रन, एवरी टाइम शी स्लीप्स विद हर बॉयफ्रेंड शी फियर्स शी विल बिकम प्रेग्नेंट, हम्म इज इक्वल टू फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट। उसके लिए ये फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम्म जो कि आगे बढ़ेगा सेल डिग्रेडेशन इन द ब्रैंकियल आर्चेज इन द एक्टिव फेज, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा इन द हीलिंग फेज आएगा यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ऐसी महिला जिससे बच्चा ना हो जाए ऐसा डर होता था जब भी वो अपने पार्टनर से मिलती थी, तो ये उसने फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया, जिसकी वजह से उसकी ब्रैंकियल आर्चिज की के अंदर सेल डिग्रेडेशन हुआ एक्टिव फेज में, और जब हीलिंग आई उसकी तो वहां पर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हीलिंग फेज में आ गया। यानी कि गांठें जो बनी दिखाई दी लिम्फ नोड की, वो हीलिंग फेज में वहां दिखाई दी, जब उसका ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव ना रह के हीलिंग में चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल है द 46-year-old right-handed woman suffers from a frontal fear conflict when her husband contracts contracts kidney cancer. She becomes very interested in the subject and reads about the 5-year survival rates in the literature. कोई लेडी हैं 46 ईयर की, उनके हस्बैंड को किडनी कैंसर एक तरह से सामने आया या हो गया, तो अब वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी इस सब्जेक्ट में, और उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने ये पाया कि 5 साल ही सर्वाइवल रेट रहता है इसमें, तो लिटरेचर में उन्हें पता चला। शी थिंक्स टू हर सेल्फ इफ ही सर्वाइव्स द 5 years then he made it, her husband survives the 5 years and he is healthy, the patient comes into healing, her neck swells up on both sides, she become weaker and weaker and and has a dry cough. ओके तो यहाँ कह रहे हैं कि जब उसको 5 साल का पता चला कि 5 साल ही सर्वाइवल रेट रहता है, तो कह रहे हैं कि सी थिंक्स टू हर सेल्फ, वो अपने बारे में सोचने लगी कि इफ ही सर्वाइव्स द 5 years देन ही मेड इट, यानी कि जब वो 5 साल ही जीवित रह सकता है, अमित,
क्या पवन है? बस हाँ इसमें ऐसा शायद आ रहा है कि हाँ अगर आपने 5 साल बहुत अच्छे से सरवाइव कर लिए तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि तो उसने कहा कि अगर ये 5 साल तक मैंने इसे सरवाइव करा दिया तो देन ही मेड इट, तो इसका मतलब वो ठीक हो जाएगा। तो उसने उसको 5 साल अच्छे से सरवाइव करवाया, अच्छा। उसके बाद अब वो उसका अब हस्बैंड वो हेल्दी है, हेल्दी है और इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया महिला का। रिजॉल्व हो गया। और जैसे हाँ जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ये है रिजोल्व हुआ तो इसकी नेक स्वेल अप हो गई दोनों स्वेल साइड कर। से, और हाँ ये जी वीकर और वीकर हाँ। होती चली गई। हम्म ओके। और ड्राई कफ हम्म रहने लगी। बाई मी हम्म बाई मीन्स ऑफ ए सीटी and an unsuccessful mediastinum endoscopy, a non-Hodgkin's lymphoma is diagnosed. सीटी स्कैन के द्वारा, या कहिए कि एक अनसक्सेसफुल मीडियास्टाइनम एंडोस्कोपी, अनसक्सेसफुल कहा है, सक्सेसफुल भी नहीं, मीडियास्टाइनम एंडोस्कोपी होने से एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा डायग्नोज हुआ। 2 years ago her husband's cancer come back, 2 साल पहले उसके हस्बैंड का कैंसर फिर वापस आ गया। तो फिर फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट रिकरेंस, फिर इसका महिला का फिर से फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट वो रिकर हो गया। द टू नो अबाउट 5 biological लॉ ऑफ नेचर, ट्राई एवरीथिंग बट हिज कंडीशन कीप्स गेटिंग वर्स। अब ये दोनों लोग जान चुके थे 5 biological लॉ ऑफ नेचर को भी हर चीज के लिए, परंतु उस कंडीशन में फिर भी कंडीशन उसकी वर्स होती गई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अबंडेंट अबंडेंट यानी कि ब्रैकेट में सिंड्रोम बिकॉज ऑफ फियर अबाउट हस्बैंड। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग अबंडेंट आ गया महिला में, ये सिंड्रोम के रूप में, क्योंकि बिकॉज ऑफ फियर अबाउट द हस्बैंड। फिर ये बात आगे बढ़ी कि द पेशेंट स्वेल्स अप विद फ्लूइड। अब ये पेशेंट में इडीमा हो गया, अक्यूमुलेशन हो गया सिंड्रोम आने की वजह से, और फ्लूइड से स्वेल्स अप कर गई। 2 months बिफोर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, द प्रेशर ऑन हर नेक इज so strong that she goes to the hospital for an examination. 2 महीने पहले अपने हस्बैंड की डेथ के उसकी नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया, इतना ज्यादा कि वो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा एग्जामिनेशन के लिए। थ्रू ए सीटी स्कैन ऑफ द thorax, it is determined that the superior vena cava is completely closed off because of pressure from the branchial arches. फिर उसमें ये पाया गया सीटी स्कैन में थोरैक्स के कि सुपीरियर वीना केवा कंप्लीटली क्लोज हो गया, क्योंकि उस पर प्रेशर इफेक्ट आ गया ब्रैंकियल आर्चीज का। एट दिस पॉइंट हर हार्ट कैपेसिटी इज ओनली 25%, और अब उसकी हार्ट कैपेसिटी मात्र 25% रह गई, इफ्यूजन फ्रैक्शन सॉरी, है ना। हाँ, तो ये जो हम लोगों के पास कई पेशेंट आते हैं, अमित शर्मा या अमित पाल भाई डॉक्टर जी सिखा, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम रहता है 40-45 या 35, तो इसमें हम सीधे सीधे हार्ट को जिम्मेदार न मान के दूसरी चीजों का भी ध्यान रखें, क्योंकि इधर भी इसकी वजह से भी कैपेसिटी ऑफ हार्ट केवल 25% रह गई। अमित शर्मा बिल्कुल, हाँ बहुत जी। अच्छी, बिल्कुल। टिश्यू कह रहे हैं इनर, हाँ भैया हमें मतलब कल देखो, बस कल बात चलते चलते ना कमल भैया ने एकदम से बताया कि इसीलिए इन्हीं चीजों की वजह से डायग्नोसिस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। डायग्नोसिस हमारे लिए इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट पड़ जाती कि क्या है, इसलिए पड़ जाती है कि बॉडी में क्या प्रोसेस चल रहा है। जैसे कल का एक बॉडी में प्रोसेस क्या चल रहा है, मतलब कल का एक केस था, तो भैया ने कहा ये देखो ये हिमेंजियोमा भी हो सकता है, और ये क्या कहता है जो उसका स्पाइना बाइफिडा वाला मेनिंजोसील भी हो सकता है। अगर मेनिंजोसील है तो उसकी एक्टिविटी कुछ और, उसका कॉन्फ्लिक्ट कुछ और निकल कर आएगा, और अगर ये हिमेंजियोमा है
तो उसका कॉन्फ्लिक्ट कुछ और निकल कर आएगा। तो हमें बिल्कुल तो ये चीज समझनी है। जैसे आपने कहा ना कि भाई हार्ट उसका काम नहीं, हार्ट उसका काम ईएफ कम है, अब हम्म इजैकुलेशन फ्रैक्चर कम है हम्म हार्ट की वजह से या इंजेक्शन किसी और वजह से। हाँ 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 हार्ट हाँ, मसल्स की वजह ये से है जानना या बहुत पीछे प्रेशर की वजह से है ना, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ और भैया आप तो अपने ही शब्द याद कर लो आपने कोई सी क्लास में कहा था तीसरे अफोरिज्म को लेकर के कि बड़े सर हाँ जी, बोलते थे व्हाट कि इज टू बी सबसे क्योर, हाँ सबसे पहले क्या देखना है व्हाट इज टू क्या बी देख। व्हाट इज टू बी क्योर इन क्योर। डिजीज हाँ हाँ जी, तो भाई बहुत ही गजब की बात है और मैं मुझे तो कई बार अमित भाई ऐसे महसूस होता है कि उन्हें उन भाइयों को इतना जानना जरूरी भी नहीं है जितना हमें जानना जरूरी है और हमें जरूर, सही बात है जी। हाँ हमें तो टिश्यू की एक एक टिश्यू की भी जानकारी होनी चाहिए कि ये टिश्यू अफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसके पीछे साइकी में क्या कॉन्फ्लिक्ट है तो हमारे लिए तो हाँ जी, और भी ज्यादा रिफाइन होना बनता है प्रिसीजन और हमारे हमें लिए और भी ज्यादा जरूरी है अमित हाँ अमित इस मामले में उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, वो हाँ हमें। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू भाई बहुत बहुत धन्यवाद एलाइड साइंस का क्योंकि उनकी हम्म, रोशनी उनकी टॉर्च की रोशनी में हम अपनी चीजों को देखते हैं करते हैं बिल्कुल। टॉर्च उनकी है लाइट वो जला रहे हैं नई नई रोशन। डायग्नोसिस बना के नए नए अप्रोच ला करके लेकिन उसको होम्योपैथी से जोड़ते हुए मदद हमें मिल रही है उनकी बहुत ज्यादा टॉर्च हाँ जी, देख रहे हैं। हाँ नहीं हाँ बिल्कुल जी, देखो कोई भी साइंस अपने आप में अनरिप्लेसेबल है वो सब्स्टिट्यूट बिल्कुल। नहीं किया जा सकता दूसरे साइंस से लेकिन बस थोड़ा सा बात हमारी यहाँ ट्रीटमेंट के बारे में हो जाती है फिजियोलॉजिकल हम्म, डिजीज डायनेमिक डिजीज को जो मेडिसिनल तरीके से सिमलिया सिमली बस क्योरेंटर के हिसाब से ट्रीट नहीं कर पाते हैं इसलिए हम हम्म, थोड़ा हमारे विचार अलग अलग हैं अदरवाइज सर्जिकल केसेस उनके यहाँ बहुत अच्छी इमरजेंसी उनके यहाँ ट्रॉमा सेंटर उनके यहाँ दी बेस्ट है उनके लिए बिल्कुल। पूरी ह्यूमैनिटी शुक्रगुजार होनी चाहिए उसके लिए ये है थोड़ा सा बिल्कुल। और भाई हाँ मलिक सर भी बोलते हैं कि 100% तो कोई नहीं है अमित शर्मा और सबकी हम्म, जगह है सबकी जगह है बिल्कुल इसलिए सबको भाई। सम्मान देना बहुत ही जरूरी जरूर है होता, हाँ जी, हाँ हाँ जी, तो यहाँ टिश्यू इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं इनर लाइनिंग ऑफ द ब्रैंकियल आर्चिस स्क्वामस एपिथेलियम हम्म, एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है इसका गुलट म्यूकोसा पैटर्न पे वो चलता है इसका प्रोसेस जो है गुलट म्यूकोसा पैटर्न और दूसरा कौन सा था आउटर स्किन पैटर्न ठीक है हम्म, और भी पैटर्न है दो हमारे अभी दिमाग में आ रहे हैं तो यहाँ पर गुलट म्यूकोसा पैटर्न है और गुलट म्यूकोसा पैटर्न में पेन जो होता है वो एक्टिव फेस में होता है ये कई हम्म, बार हम क्लियर करते चले आ रहे हैं और हम्म, हीलिंग फेस में आएगा दूसरे वाला हम्म, आउटर स्किन पैटर्न डॉक्टर सिमरन है हम्म, शायद है नहीं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ लेट हो कह गए रहे हैं रात। हाँ हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह हाँ रहे हैं हाँ, सेल डिग्रेडेशन ब्रैकेट में अल्सर कह रहे हैं इन द ब्रैंकियल आर्चिज स्लाइट पेन इन द नेक हम्म, तो सेल डिग्रेडेशन होता है अल्सर होता है ब्रैंकियल आर्चिज में स्लाइट पेन इन द नेक होता है तो हर एक गर्दन के दर्द को सर्वाइकल ना समझ लें आज के बाद हम्म, उसको भी यहाँ क्लियर करें बिल्कुल। बायोलॉजिकल मीनिंग इसका है बेटर फ्लो रेट एंड बेटर ब्रीदिंग थ्रू वाइडनिंग ऑफ द ब्रैंकियल आर्चेज ब्रैकेट में कह हम्म, रहे हैं ओनली टू बी अंडरस्टूड थ्रू डेवलपमेंटल हिस्ट्री बेटर हम्म, बेटर फ्लो रेट हो जाए और बेटर ब्रीदिंग हो जाए दोनों कंडीशन में सांस खुल के आए ऐसी चीज आ रही है बेटर फ्लो हम्म, रेट एंड बेटर ब्रीदिंग थ्रू वाइडनिंग ऑफ द ब्रैंकियल आर्चेज हम्म, और ये केवल और केवल आप समझ सकते हो डेवलपमेंटल हिस्ट्री के थ्रू जब एक बार हम्म, डेवलप्ड हो गया ऑर्गेनिज्म तब नहीं समझ पाओगे केवल आप इनको देखोगे कि डेवलपमेंट हिस्ट्री में ब्रैंकियल आर्चेज क्यों आती हैं और हम्म, क्या उनका काम हुआ करता था पहले तभी आप इसको समझ पाओगे कि यहाँ पर बायोलॉजिकल मीनिंग जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का है
वो बेटर फ्लो रेट एंड बेटर ब्रीदिंग के लिए है। बिल्कुल। हीलिंग हाँ फेस जी। में कह रहे हैं, हीलिंग फेस है रेस्टोरेशन ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम अकम्पनीड बाय स्वेलिंग इन्फ्लामेशन। रेस्टोरेशन होगा स्क्वामस एपिथेलियम का, और साथ में स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लामेशन आएगा। Cysts develop and become relatively large, especially by syndrome। और जो सिस्ट जो है वो डेवलप होएंगी और रिलेटिवली लार्ज होएंगी, और स्पेशली बाय सिंड्रोम, स्पेशली अगर सिंड्रोम जुड़ गया तब तो और ज्यादा लार्ज हो जाएंगी। पेन ड्यूरिंग द हीलिंग क्राइसिस, पेन हीलिंग क्राइसिस के दौरान पेन होगा। इन कन्वेंशनल मेडिसिन दिस इज टर्म्ड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, लेटरल नेक सिस्ट्स और स्मॉल सेल ब्रैंकियल कैंसर। दो तरीके से डायग्नोज कर देते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में इस नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा को, लेटरल नेक सिस्ट के रूप में या फिर स्मॉल सेल ब्रैंकियल कार्सिनोमा के रूप में। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकंपनी द हीलिंग फेज, रिजोल्व केसीटी इफ एक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करो, साथ में हीलिंग फेज चलती रहेगी। अगर केसीटी है यानी कि फोरसेकन फीलिंग है तो उसको दूर करो ताकि उसका ये सिंड्रोम चला जाए, रिफ्यूजी वाला। लिम्फ ड्रेनेज मसाज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हाइड्रोजन peroxide 3%, strength internally, tumor in the mediastinum or area are not operable and are treated in conventional medicine with chemo relatively unsuccessfully, not recommended। तो यानी कि वहां कन्वेंशनल मेडिसिन में जो कीमो देते हैं वो नहीं करना है यहाँ। तो कुल मिला के ये था आपका नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। और मैं अमित भाई एक छोटी सी यहाँ अपने क्लिनिक की बात रखूं तो, एक बच्ची मेरे पास अभी 4-5 महीने के बीच में, आते तो पहले से ही हैं लेकिन ये 4-1 महीने का पीरियड बीता उसका, तो उसको लेटरल साइड में नेक की काफी बड़ी बड़ी सिस्ट हुई। और मैं आज आप पढ़ते हुए बड़ी ईमानदारी से कहूं कि आज और ज्यादा वो केस क्लियर हो रहा है कि केस बिल्कुल ठीक हो गया है वो। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, होम्योपैथी से मैं उसे आराम ही दे रहा था। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ये राइट उस समय पे क्या वो बनी थी डायग्नोसिस। वो बेसिकली हीलिंग में आया मेरे पास अमित पाल, और हीलिंग में जब वो आया तो उसकी बहुत मोटी मोटी स्वेलिंग हो गई अमित शर्मा। और वो केवल पेन वेन को मैं उसे सूद करता रहा, जो मेरे को उस समय अच्छी सही मेडिसिन लगती थी, जैसे कि हार्ड स्वेलिंग है और बच्चा जैसा भी है उसके एप्रोप्रिएट मैंने वहां अपनी समझ के हिसाब से प्रेस्क्रिप्शन करा। तो उसकी फेस ऐसे गुजरी कि एक एक पक्के बह गई वो, और राइट की बह जाए तो लेफ्ट में फूल जाए, लेफ्ट की बह गई तो कुल मिला के उसकी वो 3 या 4, 2 एक तरफ और 2 या 3 एक तरफ, सारी की सारी पक के बह के बिल्कुल रिजोल्व हो गई। आज नेक बिल्कुल क्लियर है। तो भैया ये हीलिंग प्रोसेस था, वो मेरे पास मान लो टिका रहा, विश्वास रखता था। और मैं उस समय सिम्टोमेटिकली उस बच्चे को जो भी मान लो चिड़चिड़ी हो रही है, कहीं बेलाडोना आ गई सामने, एकदम रेडनेस हो रही है, ये वो है जी। तो कहने का मतलब है मैं उसको अप्रोप्रिएट एड देता रहा, और भाई वो हीलिंग में खुद था वो केस। हाँ जी। और वो होते होते रिजोल्व हो गया। इस बीच में उसके पापा थोड़े से बेचैन हुए तो वो एक ईएनटी के पास चले गए, उन्होंने उसकी एफएनएसी भी करा ली। अब एफएनएसी कराने के 2 नुकसान हुए, एक तो वो और ज्यादा सख्त हो गई गांठ वो, और उसमें आया कुछ नहीं, एबनॉर्मल सेल आई नहीं, बस थोड़ा वो हल्की फुल्की नॉन मैलिग्नेंट कह के उन्होंने उनको कह दिया। और हालांकि डाटा के कहाँ लगे पड़े हो क्या है वो है, लेकिन वो परिवार फिर से अमित पाल मेरे पास आ गया, अर्थले में है। तो उसकी मम्मी का बहुत विश्वास था, वो सऊदी जा रहा था लड़का, मोमडन फैमिली है, कह लगे तो मैं अपना आप करा लूंगी, तू जा
हमारे तो डॉक्टर साहब सही होता है सब कुछ ठीक, हम तो अब भैया वो लगे रहे अमित शर्मा, और वो लड़की बिल्कुल 100% रिकवर हो गई, हल्के हल्के से, बहुत हल्के से स्कार मार्क हैं एक दो, और वो भी ठीक हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो भैया बिल्कुल वो तो बिल्कुल। केस रिजोल्व हो रहा था यार मेरे पास जब आया। हाँ बस मैं, हाँ जी, भगवान की कृपा ये रही कि मेरे पास वो टिके रहे, इधर उधर गलत रास्ता तय करने से बच गए वो। बिल्कुल अगर वो उसे बिल्कुल। कटवा देते उसमें कुछ, तो वो तो कैंसर कैंसर डिक्लेयर कर देते या फिर कुछ और कर देते। बस तो एक वो, हीलिंग हुई, आपने कहा, आपने उसकी गंदगी को निकाल दिया, ड्रेनेज सिस्टम को आपने नेचुरली निकाला, वो जबरदस्ती करके कट लगाते। अच्छा अब मैं और बताऊं आपको, उसका उसकी हिस्ट्री क्या थी। उस वो बिटिया है 4 एक साल की है, डॉक्टर दीपशिका। उसका उसका जब से छोटा भाई पैदा हुआ तो वो इतनी इतनी ज्यादा अलग महसूस करती थी, और वो उसको कहती थी इसे गोद से उतार, मुझे ले गोद में, मुझे ले गोद में। अच्छा जब उसको ये प्रॉब्लम हुई हल्का सा, मुझे भी उस समय ये लगा, मैंने उनसे भी कहा, तो उसकी माँ ने ये जरूर करा कि 2 3 महीने वो बच्चे, उस छोटे बच्चे की जगह उसने ले ली गोद में जब वो बीमार थी। उसका वो मकसद और ज्यादा सूदिंग होता रहा, उसको वो चीज भी मिलती रही एक तरह से, और वो तेजी से हीलिंग में चली गई। तो वो बेसिकली उसको फ्रंटल फियर था ये, कि वो जब से छोटा बच्चा आया, भाई आया उसका, तो वो अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करती थी। इस बीच में चिड़चिड़ी हो रही थी, मारती भी थी, माँ को मुंह पे मारती थी या धक्का देती थी ऐसे, उन्होंने मेरे को बीच बीच में बताया। तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी छोटे भैया के आने से, ये उसकी कहानी थी पीछे। तो या तो वो अपनी स्पेस नहीं ढूंढ पा रही थी उसकी, है ना, कि भाई मेरे को मेरा वो जो मेरी जगह थी वो इसने ली है या अपना। लेकिन अगर उसकी इन गांठों के रूप में देखें तो वो अपने आप को बूस्ट अप करना चाह रही थी सांस लेने के उसमें माहौल में, वहां पर। लेकिन भाई केस था यही, और वो भैया खुद रिजोल्व हुआ चूंकि वो हीलिंग में आया मेरे पास। हाँ उस समय पर अप्रोप्रिएट एड जरूर मिलती रही मेरे माध्यम से उसको। बिल्कुल हाँ तो ये बड़ा अच्छा सा तो बस केस था। हमारा होम्योपैथी से काम यही तो है कि हम ये देखें कि अगर ये हीलिंग फेज में चल रहा है तो देखो 90% लोग, आप भी सच्चाई में करोगे, हम भी करेंगे, अभी इतने बड़े दिमाग वाले नहीं हुए कि एकदम से समझ जाएं, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि प्लेसिबो देके उस केस को कुछ और ना होने दें। हमारा हाँ काम तो इन बहुत अधिकतर केसेस में यही रहता है कि अभी बड़े सर या भैया या सब लोग कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी पैथोलॉजीज हैं जिनको आप और कुछ नहीं करोगे, सिर्फ प्लेसिबो दोगे और वो खुद ही चलते रहेंगे। हाँ हाँ देखो और प्लेसिबो देना कितना बढ़िया स्टेप हो गया। और मुझे तो यहाँ एक जगह गुंजाइश और दिखती है मिस शर्मा। आप हाँ प्लेसिबो जी, दे रहे हो ठीक है, और यदि एक्यूट स्टेट ऐसी आ गई कि बहुत ही रेडनेस हो गई, बहुत ही पेन हो गया, हाँ, अगर तो वहां एक्यूट के हिसाब से भी सिंगल डोज या सिंगल, बिल्कुल हाँ बिल्कुल देनी चाहिए। वो अगर आप दे हाँ दे जी, रहे हो तो वो उसके लिए सपोर्टिव हो जा रही है। और मेरे से यही हुआ, मैं बताऊं आपको, इस केस में कोई क्रॉनिक था नहीं, हाँ हाँ जी, मैंने हाँ क्रॉनिक हाँ केस की हाँ तरफ से इसे लिया भी नहीं, और ना मैं बहुत ज्यादा डिटेल में केस लिया भी। तो बस, लेकिन जब मैं बताया ना, अभी जब मुझे ऐसा लगता था कि ये चिड़चिड़ी हो गई है, मार रही है, रेडनेस हो रखी है बिल्कुल, तो मैं सिंगल डोज बेलाडोना दिया, मान लो उसको। कभी बेराइटाम्यूर भी एक आध हम्म। बार दिया मैं उसको, हार्डनिंग के हिसाब से और गांठों वाठों के हिसाब से जाकर। अब भैया उसमें केस वो रिजोल्व हो गया, भगवान की कृपा रही। इसमें मेरा कोई क्रेडिट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को तो आज और क्लियरिटी हो रही है कि वो कैसे सही हुआ है। पवन बॉस हाँ देखिए, जी। अभी यहाँ रुकने का इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, हमारे पास एक केस है, एक बिटिया का चल रहा है, उसको कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है। हम्म उसको हम्म कन्वर्जन्स थे तो उसकी जब हमने उसको एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, वो छोटी 5 6 साल की होगी, तो हाँ उसकी बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट चलता रहा। उसकी रिपोर्ट्स देखी तो रिपोर्ट्स में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं थे, उसको हाँ दौरे पड़ रहे थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं थे। और हो गया ये कि उन लोगों ने, एलोपैथी वालों ने दवाई देनी शुरू कर दी। अब वो बच्ची सोती रहती है, अभी वो बच्ची कई सारी करती रहती है, इस तरह के 3 केस से ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा देखा, तो मैंने कहा जी और बताओ। उसकी मम्मी नहीं थी, बेसिकली उसकी मम्मी उसको छोड़कर चली गई, मदर फादर का झगड़ा हुआ, दादी हम्म हिस्ट्री देने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको देखा,
देख के जब हमने उनको सिर्फ ये कहा कि आप इसकी एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दो, आपकी इसकी एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दो, और वो बच्ची किस तरह से निखर कर आई। और उसके बाद वही आपकी वाली बात के बाद में जो मेडिसिन इंडिकेट हुई, जो बीच में अभी मैं ये नहीं कर सकता कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, लेकिन हाँ निकल कर ही नक्स वोमिका आई। उसके हाँ। सिम्टम ही इस तरह के आ रहे थे कि नक्स वोमिका मेडिसिन देने के बाद वो बच्ची इस तरह से डेवलप हुई, और नक्स वोमिका भी 6 महीने बाद एक डोज दी गई, और उसके बाद 1 साल से फिर वो बिल्कुल ठीक चल रही है। हाँ, अगर ना हीलिंग कोई दौरा देखो है। सीधी सी बात है, अगर हीलिंग में केस आपके पास आया है और वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं दिखा रहा, तो आपका प्लेसिबो भी काम करेगा भैया वहां। बिल्कुल। क्यों ये बात पक्की है। अगर वहां कोई इमरजेंसी हो गई अमित शर्मा, या कोई बहुत ही तब लाइफ आपको देनी लाइफ पड़ेगी। थ्रेटनिंग स्टेट आ गई, तो आप वहां उसको डील कर हाँ जी। सकते हो। और मुझे तो वो शब्द याद आ रहे हैं डॉक्टर दीपशिखा हैनीमैन साहब के, कि बेस्ट फिजिशियन गिव लीस्ट प्रिस्क्रिप्शन। लिस्ट मेडिसिन। हाँ, जी। तो लीस्ट मेडिसिन, हाँ जी। बेस्ट प्रेस्क्राइबर गिव्स लीस्ट मेडिसिन। हाँ जी। तो अगर आपके पास हीलिंग में आ रहा है और वो नॉन इमरजेंसी में है, तो आप बिल्कुल बड़ा मजे में उस केस को तरीके से लेके चल सकते हो। बहुत हाँ बहुत घरों में ना बहुत सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम अपने फादर इन लॉ के बताएं, जब वो थे तो शादी के बाद हम आए थे, तो वो कई तरह की मेडिसिन खाते थे। उनका क्या था कि वो एलोपैथिक मेडिसिन पे इतने डिपेंडेंट थे कि जैसे जरा से उनको डायरिया हुआ, तुरंत उन्होंने वो मेडिसिन ले ली। हाँ। फिर उसके बाद वो मेडिसिन ने उनको कॉन्स्टिपेशन करा दिया, तो फिर कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ले ली। फिर गैस के लिए ले लिया। फिर ऐसे करते करते मतलब उनके 3-4 हजार की मेडिसिन मंथ की, वो सिर्फ ऐसी वाली थी जो बिना मतलब की थी। अच्छा, हमें जब हम आए तो उन्होंने हमसे बोला कि हमें मेडिसिन मतलब दो, हमें ये दिक्कत होती है। हमें समझ में आया कि ओल्ड एज के हिसाब से यही है, और सच बताएं तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आया, और हम सिर्फ हाँ। उनको प्लेसिबो देते थे, और हाँ। उनकी सारी मेडिसिन ये बंद होने लगी थी। हाँ, तो बंद आपने होने के बाद ड्रग की टॉक्सिसिटी खत्म कर दी शरीर के उनकी, हाँ, प्लेसिबो और दे दे कोई के। भी मेडिसिन, वही हम बता रहे कि नॉर्मल लाइफ में हमारे आसपास सिंपल सिर्फ ये जो एलोपैथिक मेडिसिन का अब्यूज हो रहा है ना, उसकी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा कम प्रॉब्लम्स है। उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे बॉस ने कहा, या तो कभी जरूरत पड़ती है तो नक्स वोमिका देना पड़ता है, नहीं तो फिर उसके बाद ये नॉर्मली जो है एकदम देखते हैं कि वो केसेस अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ। मतलब उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, और थोड़ी बहुत चीजें हैं वो तो हमें पता है ओल्ड एज के हिसाब से, जैसे आप कुछ हैवी खाएंगे तो हो सकता है 1-2 स्टूल पास हो, उसके बाद ठीक हो जाएंगे आप, हाँ। है ना? तो ये बिल्कुल। चीजें मतलब हमारी नहीं, मेडिसिन, मुझे वो भी तो एक मेडिसिन ही है, हाँ। 100% वो मेडिसिन ही है। हाँ, और पता दीपशिखा, मेरे को तो आज एक ही लाइन और ज्यादा जोर दे के कहने का मन है। जी। जीएनएम की रोशनी में हमें ये समझ में आ रहा है कि जब केस हमारे सामने आ रहा है, ज्यादातर हीलिंग फेस में अगर आ रहा है, तो हम उस केस को सपोर्ट करें हील होते हुए, ना कि उसमें इंटरफेयर करें। और यही हाँ हमारे हमारे माध्यम से हुआ। आपने अब बताया अपने ससुर साहब को, उसमें अमित भाई ने बताया, मेरे उस केस में आया। और जीएनएम यह कहती है कि जब आपके सामने केस अगर हीलिंग में आ रहा है, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक्टिव फेज में है या ये हीलिंग फेज में है। ये हमें क्लियर होना चाहिए डायग्नोसिस भैया, सबसे पहले। और यदि हीलिंग में आ रहा है क्लिनिक पे, और हीलिंग में आ रहा है और वो इमरजेंसी है नहीं, तो या तो आप उसकी अगर हीलिंग की, उसे हीलिंग होने दो, मेरा कहने का मतलब ये है। और अगर वहां इमरजेंसी है, कोई ज्यादा क्रिटिकल स्टेट आ रही है, एक्यूट में तो खास करके करना ही है। और अगर क्रॉनिक केस का हमें पीछे ऐसा वो मिलता है, तो वहां फिर हम प्रॉपरली अपना केस स्टडी करके तब क्रॉनिक एक एंटीसोरिक वहां पहले निकाल सकते हैं। ये मुझे जरूर लग रहा है, एक्यूट केस में बहुत ज्यादा मेडिसिन एकदम देने की जरूरत होती नहीं है हीलिंग फेस में। पवन अगर हाँ। पवन बोस हाँ। पवन बोस हाँ भैया। बच्चों ने नहीं सुना। ये क्या कहते हैं, हमारे मावी सर कहा करते थे, अरे भैया जब आवाज लगाने से कबूतर उड़ जाएगा तो तुम गोली क्यों चला रहे हो? कबूतर हाँ। तो तुम्हारी ताली की आवाज से उड़ जाएगा, है? हाँ। तुम हाँ। उसको, तो तुम गोली क्यों अपनी वेस्ट कर रहे हो? तुम्हारा बंदूक चलाना जरूरी है, बंदूक को रखो, आवाज लगाने से उड़ जाएगा। तो ये इस तरह की बीमारियां हैं, हाँ। ये जो बिल्कुल। इंडिस्पोजिशन बच, वाली हैं, या जो बचना एलोपैथिक मेडिसिन की है। बचना एक ही बात से है, कहीं निशाना लगाना भी ना सीखो।
इस बात को सुन के। हाँ वो ध्यान हाँ, रखना। निशाना लगाना तो जरूर सीखना, लेकिन कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कब यूज करना है, तो उसको ध्यान से रखो। तो यानी कि निशाना लगाना सीखना है, मतलब अप्रोच सारी सीखनी है, सारी के हाँ जो लेकिन कहाँ यूज कैसे करनी है, अप्लाई कैसे कहाँ करना है, ये मावी सर का वो है कहना कि भाई। अरे हम्म, चल हाँ, ठीक है जी चलो ठीक है भाई, रुके यहीं, और किसी को कुछ भैया। कहना है? पवन बस हमारे आरएम अग्रवाल सर है ना, जी। जब कभी हम बात करते हैं तो हम मेडिसिन की बात करते हैं कि मेडिसिन दी, ये दी, वो दी, तो वो पता क्या कहता है, मैं तू छोड़, तू ये बता तूने 15 मरीज देखे, एक आध को दवाई भी दी किसी को, ये सबको खाली प्लेसिबो दे के काम चलाता है। हाँ, मैंने एक्यूट कहा, में। और हाँ, कुछ है जी।